गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। E1 एलिमिनेशन इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशंस का मतलब है कि बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब बाई मॉलिक्यूलर कैसे, ये समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कोई अल्किल हैलाइड का। होता कैसे है E2 एलिमिनेशन, जैसे E1 एलिमिनेशन में हमने बेस की प्रेजेंस में लिया था और 2 स्टेप प्रोसेस थी, यानी कि पहले हमारा हाइड्रोजन्स निकला और उसके बाद हाइड्रोजन। लेकिन E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी भी अल्किल हैलाइड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो एक ही स्टेप में दोनों के दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, अब इन्हें बाईमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए पहले मैकेनिज्म को देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म में हमने जो एल्किल हैलाइड लिया है जिसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया, अब बेस एक स्ट्रॉन्ग जो बेस हमने लिया है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। E1 एलिमिनेशंस में क्या होता है कि जो बेस है वो हेलोजन के निकलने का वेट करता है, क्योंकि हेलोजन भी अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन E2 एलिमिनेशंस में स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल, जो भी बेस इसमें अटैक करता है वो एक ही स्टेप में हेलोजन भी और हाइड्रोजन भी दोनों को एलिमिनेट करता है। तो इसका मतलब है कि इसका भी न्यूक्लियोफिलिक, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ये हेलोजन, और हमने जो बेस लिया है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो अब जब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं तो मैकेनिज्म में हमने देखा कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, अल्किल हैलाइड को H मैंने पहले नीचे लिखा था ऐसे ऊपर, तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि जो E2 एलिमिनेशंस है वो हमेशा एंटी एलिमिनेशंस दिखाती है। तो एंटी एलिमिनेशन क्यों दिखाती है इसको अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अल्किल हैलाइड में अगर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में लिया तो ये थोड़ा सा स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स भी कहते हैं, सिंगल स्टेप में कंसर्टेड स्टेप्स है। क्योंकि एक ही स्टेप में हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमिनेट होते हैं। तो हमने देखा कि ये जो अल्किल हैलाइड हमने लिया, अल्किल हैलाइड को जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराते हैं तो ये जो हेलोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलने की कोशिश करता है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर बाहर निकलने की कोशिश करता है बेस की प्रेजेंस में। तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेज आती है। उस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए RCH, यहाँ से हमारे पास ये हेलोजन निकला, यानी कि ये बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा, इस CH2 के साथ ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ पर एक पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर बनता है, यानी कि ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा और हेलोजन्स अलग हो जाएगा। और तो क्या निकलेगा, एक तो Hb माइनस और हेलोजन निकलेगा और क्या फॉर्म होगा, एल्कीन। तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ E2 एलिमिनेशन। इसमें हमारे पास जो ये ट्रांजिशन स्टेट है इस पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिपेंड करती है और इसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस भी डिपेंड करता है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल बनेगी एल्कीन उतना स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए इतना समझने के लिए यही सब चीज़ें आपने E1 एलिमिनेशन में पढ़ी थी। लेकिन E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन में ये खास बात है कि E1 एलिमिनेशन में पहले अल्फा बीटा एलिमिनेशन दोनों में होता है। E1 एलिमिनेशन में पहले हेलोजन ग्रुप्स आपका एलिमिनेट होता है, लेकिन यहाँ पे हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ एलिमिनेट होते हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। सिंगल स्टेप्स होती है, कंसर्टेड रिएक्शंस होती है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं कि E2 एलिमिनेशन को हम कैसे पहचानेंगे। पहला कि E2 एलिमिनेशन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मैकेनिज्म में देखा कि एक ही स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एलिमिनेट होते हैं और एक एल्कीन फॉर्म होता है। इसमें कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होते। जैसे E1 एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन फॉर्म होते थे, कार्बोकैटायन के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके बन सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होती। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होंगे E2 एलिमिनेशन में तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। दूसरा, इसमें भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशंस, हेलोजन जुड़ा हुआ ग्रुप अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा एलिमिनेशंस। अब E2 एलिमिनेशंस को बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, उसको समझने के लिए ये है कि इस ऐसे रिएक्शंस का, अल्काइल हैलाइड को जब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करते हैं तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शंस है वो किस पे डिपेंड होता है, अल्किल हैलाइड के पे भी डिपेंड होता है और बेस पे भी डिपेंड होता है। यानी कि ये दोनों
चीज़ों पर डिपेंड होता है। वहाँ पे हम क्या करते थे इवन एलिमिनेशंस में, इवन एलिमिनेशन सिर्फ किस पे डिपेंड होता था, सबस्ट्रेट पे, ठीक है। और यहाँ पे किस पे डिपेंड हो रहा है, सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस पे। तो इसका मतलब है कि ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस होगी। इसका ऑर्डर भी अगर देखना चाहें तो 1 + 1 2, तो 2 ऑर्डर की वजह से भी हम इसको कह सकते हैं कि E2 एलिमिनेशन हमारी कौन सी एलिमिनेशन होती है, बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन होती है। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, इसलिए इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ही आपको कहीं पे दिखे कि अल्किल हैलाइड के साथ अल्कोहलिक KOH और NaOH की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब इसमें E2 एलिमिनेशन होगा। E2 एलिमिनेशन होने का मतलब है कि हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप एक साथ एलिमिनेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे NaNH2, NH3 और आपका ये क्या है, सोडियम ब्यूटॉक्साइड्स। ऐसे ही ये हमने बनाया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बनाया सोडियम ब्यूटॉक्साइड। ऐसे ही RO ग्रुप्स, मिथॉक्साइड ग्रुप्स, इथॉक्साइड ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट बात इसमें आती है कि इसकी ट्रांजिशन स्टेज के बारे में आप क्या जानते हैं। ट्रांजिशन स्टेज में हम देख रहे हैं कि ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें आ रहा है, यानी कि जब इस स्टेज में हमारे पास कोई भी रिएक्शंस होती है तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये एक बेबी एल्कीन फॉर्मेशंस की रिएक्शंस है। यानी कि यहाँ पर से एल्कीन हमारा फॉर्म होना स्टार्ट होता है और ये स्टेबल होता है। ये जितना स्टेबल होगा उतना ही E2 एलिमिनेशंस का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट पे ही डिपेंड करता है कि E2 एलिमिनेशंस का रेट कितना इंक्रीज होगा। दूसरा, इस बात पे हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो मोर क्राउडेड और मोर सब्सटीट्यूटेड्स होगा वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर क्राउडेड और मोर सब्सटीट्यूटेड का मतलब है, जैसे कि कार्बोकटायन ले लिया तो टर्शरी कार्बोकटायन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड प्राइमरी कार्बोकटायन, यानी कि टर्शरी कार्बोकटायंस क्या करता है, E2 एलिमिनेशन सबसे अच्छी तरीके से दिखाता है कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि एंटी एलिमिनेशन। अब एंटी एलिमिनेशन जैसे मैंने यहाँ पे इस ग्रुप को लिखा था CH2S को, ऐसे हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों को हम अपोजिट साइड लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो जिससे हमारा जो बेस होता है वो आसानी से इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है, तो जिस वजह से हम इसका एंटी एलिमिनेशन दिखाते हैं। इसमें आगे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए ये है कि E2 एलिमिनेशन हमेशा एंटी एलिमिनेशन ही दिखाता है, यानी कि इसमें जो बेस है वो उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सॉल्वेंट की। इसमें जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, E1 एलिमिनेशन अगर आपको याद हो तो E1 एलिमिनेशन में हमने कैसा सॉल्वेंट लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर यानी कि जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल, जिसमें डाइपोल होगा, जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने से इन दोनों बेस में, इन दोनों बॉन्ड में आसानी से क्या होता है, कौन सा करेक्टर्स होता है, डाइपोल करेक्टर्स, ठीक है। अगर सपोज ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो जो बेस है, जैसे मैंने कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल H2O बेस को क्या करते हैं, सॉल्वेटेड फॉर्म में ले आते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन ही नहीं है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो बेस क्या होता है, अटैक करने के लिए फ्री होता है। और नेक्स्ट बात हम करते हैं लीविंग ग्रुप की, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी में अगर हम बात करें तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी में क्या होता है, जितना लीविंग ग्रुप की एबिलिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, उतना ही E2 एलिमिनेशन का रेट इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की, कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, इसमें कार्बोकटायंस नहीं फॉर्म होते, कार्बोकटायन नहीं होते तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या यूज़ है, ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है, स्टेबल कब होती है, किस कंडीशंस में होती है, और इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होता है, ये सब हमने बात करी, लीविंग ग्रुप की एबिलिटी की बात करी। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे हमने ये ग्रुप लिया है, अब इसकी जगह अगर मैं इससे रिएक्शंस, ये कोई एल्किल हैलाइड जो मैंने लिया है, इसका अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस करूं तो भी इसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा, या मैं इसमें कोई एक बल्की ग्रुप के साथ, एक बल्की बेस के साथ, जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड्स है,
ठीक है, इसको इसके साथ रिएक्ट करूं तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहलिक KOH से हमें पता चलेगा कि E2 रिएक्शंस होनी है, E2 एलिमिनेशन होना है। जैसे हमने पहले ही बताया कि अगर आपको जैसे ही दिखाई दे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि वहां पर E2 एलिमिनेशंस हो रहा है। तो E2 एलिमिनेशंस में देख रहे हैं हम Cl निकलेगा और एल्कीन बनेगा CH2 यहाँ पर। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट में एक सेजिफ प्रोडक्ट बना और एक हॉपमॉन प्रोडक्ट बना। जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेजिफ प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को हम सेजिफ प्रोडक्ट कहते हैं। स्टेबल भी होता है और मेजर होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है। तो ये Cl निकला, यहाँ से एक H निकला, तो हमारे पास क्या आ गया CH2CH CH CH3। ठीक है, तो ये माइनर प्रोडक्ट है। ऐसे ही मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि यहाँ पर अगर मोर सब्स्टिट्यूशन होगा तो हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे, डबल बॉन्ड से लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 7, और अगर यहाँ पे लगता है तो 3 और 1 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये माइनर कंपाउंड होगा, यानी कि हॉपमॉन प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा मोर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जिसको हम मेजर प्रोडक्ट भी कहते हैं, सेजी प्रोडक्ट, ये स्टेबल प्रोडक्ट भी होता है। अब अगर कंडीशन ये आती है कि हमने अल्कोहलिक KOH ना लेके कोई एक बल्कि बेस ले लिया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया, सोडियम ब्यूटॉक्साइड्स, तो ये क्या करता है, ये ऑलरेडी एक स्टीरिक क्राउडिंग ग्रुप है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर ऐसे ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो बल्कि ग्रुप होते हैं, इथॉक्साइड मिथॉक्साइड के साथ सोडियम के साथ लगे हुए ऐसे ग्रुप्स, ये क्या करते हैं कि इनकी टेंडेंसी ये होती है कि यहाँ पर हमारा जो मेजर प्रोडक्ट, हम अभी ये नहीं कह सकते कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमेशा सेजी प्रोडक्ट ही मेजर होगा। अगर मोस्ट क्राउडेड ग्रुप्स अगर हम इसमें लें, स्टीरिक क्राउडिंग ग्रुप्स अगर लें, बल्कि बेस लें, तो वहां पर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हॉपमॉन होता है। और इसी के वजह से हम इसमें जो आप जो पढ़ते हैं डायरेक्शंस ऑफ एलिमिनेशंस, इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मेजर प्रोडक्ट हॉपमॉन हुआ, यानी कि ये ग्रुप्स जो है, ये Cl है और H कहाँ से निकलेगा। अगर सपोज यहाँ से H निकलता है तो हॉपमॉन प्रोडक्ट बना, ठीक है। और अगर यहाँ से H निकलता है तो ये सेजिब बना। तो ऐसे ग्रुप में जब ऐसा बेस हम लेंगे, यानी कि जब कोई बल्कि बेस लेते हैं, तो वहां पर मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज हॉपमॉन बनता है और सेजिब माइनर बनता है। जबकि सेजिब स्टेबल है, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पर हमें कोई बल्कि बेस मिलेंगे तो वहां पर हमारे पास हॉपमॉन प्रोडक्ट मेजर होगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा ग्रुप्स ले लीजिए, ये ग्रुप्स मैंने लिया है, ठीक है। इसके साथ ये जो Cl ग्रुप्स है अल्फा पोजीशन पे, तो ये बीटा बीटा इसकी बीटा पोजीशन हो गई, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमने दिखाना है। यहाँ पर हमने सोडियम का प्रोपॉक्साइड लिया है, स्टीरिक क्राउडिंग ग्रुप से है, एक बेस लिया है, बल्कि बेस लिया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब ये Cl निकला तो बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, कहीं से भी H निकलता है। तो पहली वाली कंडीशंस में सपोज यहाँ से निकला तो ये डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। दूसरा ये ग्रुप्स हो सकता है यहाँ पर बीटा पोजीशंस पे। तो अब इसमें जो हमें पता है कि मोस्ट क्राउडेड जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कि वो मेजर ग्रुप है और वो सेजिफ रूल को फॉलो करता है। तो मोस्ट क्राउडेड का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल में लगे हुए 3 हाइड्रोजन और 2 2 4 3 6 2 8 2 10, यानी कि इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके पास देखें तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, माइनर होना चाहिए। और ये 10 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि रेजोनेंस भी दिखाता है, तो ये मेजर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए। ये मोर स्टेबल तो होता है और सेजी प्रोडक्ट भी है, मोस्ट क्राउडेड ग्रुप्स इसमें है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है। बट ये जो हमने ग्रुप लिया है, बल्कि बेस लिया है, इसकी वजह से स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से जो मेजर ग्रुप्स होता है वो हॉपमॉन ग्रुप्स होता है। हॉपमॉन जो होता है इसमें प्रोडक्ट वो मेजर ग्रुप्स होता है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, क्या क्या चीजें बात ध्यान रखेंगे E2 एलिमिनेशन के लिए। सबसे पहले E2 एलिमिनेशन कंसर्टेड रिएक्शन है, यानी कि सिंगल स्टेप्स है। दूसरा कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होते, रीअरेंजमेंट नहीं होता। तीसरा इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, जैसे कि E1 एलिमिनेशन में होता है। दूसरा ये बाइमोलिकुलर होती है, यानी कि इसका रेट किस पे डिपेंड होता है, रिएक्टेंट पे, यानी कि सबस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, एज वेल एज बेस पे, दोनों पे डिपेंड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में हमने अल्कोहलिक KOH, NaOH ले लिया, NaNH2, NH3 कुछ भी लिया। अब हम जब बल्कि बेस लेंगे, यानी कि कोई भी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, ये सब लेंगे,
तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आप कोशिश करिएगा कि खुद करें। ये मैंने लिया है एक एल्किल हैलाइड, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया तो कौन सा प्रोडक्ट बना, तो ठीक है, ये ब्रोमीन यहाँ से निकला, ब्रोमाइड ग्रुप्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ग्रुप्स निकला। ऐसे ही यहाँ से निकला, ये अल्फा पोजीशन है, ये दोनों बीटा पोजीशंस हो गई। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे तो सिंगल कंपाउंड है। अब इसमें क्या होगा कि अल्फा पोजीशंस के बगल में दोनों जो बीटा पोजीशंस हैं, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन यानी कि हाइड्रोजन इस पोजीशन से भी निकल सकता है और इस पोजीशन से भी निकल सकता है। ठीक है, अगर इस पोजीशन से निकला तो डबल बॉन्ड ये बना, यानी कि ये मेजर ग्रुप्स और ये माइनर बना। मेजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है जो कि सेजेफ रूल को फॉलो करती है, और ये क्या है आपकी माइनर है जो कि किसको, हॉफमैन प्रोडक्ट को करती है। अब इस कंडीशन में जब ये प्रोडक्ट बनता है तो ये आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि ये इसका ट्रांस आइसोमेरिज्म है। इसका सिस आइसोमर्स में बनाऊंगी तो ये सिस आइसोमर्स बनेगा। तो अब हमें पता है पहले से ही कि ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ सिस आइसोमर्स, तो सिस आइसोमर्स से ट्रांस आइसोमर्स क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आप प्रैक्टिस करिएगा और इनको नोट भी करते रहिए। अब ये एल्किल हैलाइड है, इसमें यहाँ पे लगा हुआ ये अल्फा पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमाइड ग्रुप लगा है तो अल्फा, ये हो गया बीटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, यानी कि यहाँ से ब्रोमीन निकलनी है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है, तो ये ग्रुप बना। ठीक है, E2 एलिमिनेशन है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में है। ऐसे ही अल्कोहलिक NaOH की ग्रुप्स में होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, अब ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे 3 बीटा पोजीशन है, कौन से बीटा से निकलेगा, इस बीटा से निकला तो ये बना। ठीक है, इस बीटा से निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी बनेगी, जब इस पोजीशन से निकलेगा, यानी कि इस पोजीशन से निकलने पे मेजर ग्रुप जिस सेजिफ रूल को मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को फॉर्म करता है वो ग्रुप हो गया सेजिफ रूल को फॉलो करने वाला। ऐसे ही हॉफमैन को जो कौन फॉलो कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है, हॉफमैन को कौन फॉलो कर रहा है, माइनर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। ऐसे ही अब सपोज मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, अल्कोहलिक OH, अब आपने देखा कि अल्फा पोजीशन पे ब्रोमाइड ग्रुप लगा है, ये बीटा पोजीशन है, आसानी से हम अल्कोहलिक OH के साथ करेंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, E2 एलिमिनेशन कर दोगे। E2 एलिमिनेशन करा आपने, ये देखा, यहाँ से देखा डबल बॉन्ड बन गया यहाँ, तो क्या ऐसी रिएक्शंस होगी, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। कौन सा बीटा हाइड्रोजन नहीं है, कहने का मतलब है कि लिविंग ग्रुप के पास जब तक हाइड्रोजन ना हो, अप्रोटीनेटेड ना हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी तो यहाँ पर से कोई भी हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, कहने का मतलब है E2 एलिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अलावा तो ये लास्ट एग्जाम्पल की बात हम कर रहे थे, लास्ट 5th एग्जाम्पल। जैसे सपोज अगर मैंने आपको ये एल्किल हैलाइड दिया, इस एल्किल हैलाइड में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन, अल्फा पोजीशन से ये हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो आप रिएक्शंस क्या करेंगे, यहाँ से ब्रोमाइड निकाल देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो आपको पता है कि एल्कीन बनाना है सीधे सीधे। अब आपने ध्यान ये नहीं दिया कि ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, ये आपका है क्वाटरनरी कार्बन, तो इसके पास तो प्रोटॉन ही नहीं है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा, हमें पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालनी है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब जब ऐसी रिएक्शंस होनी है तो आप ध्यान ये रखिएगा कि जिसके पास हाइड्रोजन होने हैं वहां से आपको रिएक्शंस करनी है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शंस नहीं होगी। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं इसके। आई थिंक ये क्लियर दिख रहा है। तो ये एक अल्काइल हैलाइड ऑल हमने लिया, इसको हमने इथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया है। तो अब हमें पता है कि एक
मेजर प्रोडक्ट बनना है, एक माइनर प्रोडक्ट बनना है, E2 एलिमिनेशन है। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम मेजर प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब है जो सेजिफ रूल को फॉलो करता है वो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हो गया, वो मेजर है। यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिए, खुद कोशिश करिएगा। ये एग्जाम्पल लिया, ये अल्फा पोजिशंस पे हेलोजन ग्रुप है, बीटा इसके तीनों ग्रुप, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा, ये भी बीटा, यानी कि इन तीनों जगह से हमारा हाइड्रोजन निकल सकता है। अब निकलेगा कहाँ से? दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर सपोज ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल CH3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कहीं से भी आप निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आना है और एक यहाँ से निकल सकता है, तो डबल बॉन्ड ये होना है। यानी कि ये जो हमारी एल्कीन्स हैं ये मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट दिखाएगी। अब देखिए कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ये तो हमें पता ही चल रहा है कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, सेजिफ रूल को फॉलो कर रहा है। और ये माइनर एल्कीन्स है यानी कि ये हॉफमैन रूल को। अब अल्फा हाइड्रोजन के केस में अगर देखें, रेजोनेंस के केस में देखें, तो डबल बॉन्ड से लगे हुए जो हाइड्रोजन हैं वो कितने हैं? 3 6 2 8 और 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो 10 अल्फा हाइड्रोजन है कहने का मतलब है कि 10 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है रेजोनेंस है, तो ये भी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हो गया, तो ये सेजी प्रोडक्ट और ये हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये है हमारे पास, सपोज अभी तक हम क्या कर रहे हैं? किसी भी एल्किल हैलाइड से एल्कीन बना रहे हैं, उसको E2 एलिमिनेशन। अब सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है और उससे हमें बनाना है, उससे हमने E2 एलिमिनेशन करना है, तो क्या वो होगा या नहीं? तो E2 एलिमिनेशन होने के लिए हमको पता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा में एक हेलोजन होना चाहिए, बीटा पोजीशन के पास एक हाइड्रोजन निकलने की कंडीशन होनी चाहिए। तो अब अल्कोहलिक KOH भी दिया, सारी कंडीशंस हमारे पास है। अब हम देख रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशंस होती है, ऐसी कंडीशंस होती हैं और अल्कोहलिक KOH से, तो ये एल्कीन जो है ऑलरेडी ये कन्वर्ट नहीं होता। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaNH2 है या अमोनिया की प्रेजेंस में है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी कि E2 एलिमिनेशन ये भी शो करता है, एल्कीन भी E2 एलिमिनेशन शो करती है, और क्या बन जाता है? एल्काइन बनेगा। इस पोजीशन से आपका हेलोजन निकला, उसी स्टेप में यहाँ से ये निकल गया, यानी कि ये क्या करते हैं? ये सिंगल स्टेप है, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकलते हैं और एक ट्रांजिशन स्टेज में आते हैं और यहाँ पे एल्काइन का फॉर्म होता है, ठीक है। अब अगर ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, ये है इस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये इसकी बीटा पोजीशंस हो गई। तो सिंपली अल्फा पोजीशन से ये निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन। अब सपोज मोर सब्स्टिट्यूट दे दिया, बेंजीन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि इस अल्फा पोजीशन पे हमने क्लोरीन लगाया हुआ है, हेलोजन ग्रुप है, तो ये इसकी बीटा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन। अल्कोहलिक NaOH हमने ले लिया, हीट किया इसको, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दो प्रोडक्ट आने, यानी कि किसी भी बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन निकल सकता है। तो सपोज ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो कहीं से भी निकला तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन से बना। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर इस पोजीशन से निकलता है या इस पोजीशन से निकलता है तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स ये है जो कि हमारी क्या होती है? सेजिफ रूल को फॉलो करती है, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे E1 CB एलिमिनेशन पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।